नालंदा भारत के बिहार प्रांत का एक जिला है जिसका मुख्यालय बिहार शरीफ है। नालंदा अपने प्राचीन इतिहास के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ विश्व के सबसे पुराने नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष आज भी मौजूद है, जहाँ सुदूर देशों से छात्र अध्ययन के लिए भारत आए थे। बुद्ध और महावीर कई बार नालंदा में ठहरे भी थे। कहा जाता है कि महावीर ने मोक्ष की प्राप्ति पावापुरी में ही की थी, जो नालंदा में स्थित है। बुद्ध के प्रमुख छात्रों में से एक शारिपुत्र का नाम नालंदा में हुआ था। नालंदा पूर्व में अस्थामा तक, पश्चिम में तेल्हारा तक, दक्षिण में गिरियक तक, उत्तर में हरनौत तक फैला है। विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालय के अवशेषों को अपने आंचल में समेटे नालंदा बिहार का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ पर्यटक विश्वविद्यालय के अवशेष, संग्रहालय, नव नालंदा महाविहार तथा मेमोरियल हॉल देखने आते हैं। इसके अलावा इसके आसपास में भी घूमने के लिए कई सारे पर्यटक स्थल भी हैं। राजगीर, पावापुरी, गया और बोधगया यहाँ के नज़दीकी पर्यटन स्थलों में से एक है। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसोंग ने 7वीं शताब्दी में यहाँ जीवन का एक महत्वपूर्ण वर्ष एक विद्यार्थी और एक शिक्षक के रूप में बिताया था। भगवान बुद्ध ने उन्हें यहाँ उपदेश दिया था। भगवान महावीर भी यहीं ठहरे थे। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म यहीं पर हुआ था। नालंदा में राजगीर के कई गर्म पानी के झरने भी हैं। इसका निर्माण कहा जाता है कि राजा बिंबिसार ने अपने समय काल में किया था। राजगीर नालंदा का मुख्य सहारे है। ब्रह्म कुंड, सरस्वती कुंड और लंगटे कुंड यहाँ पर ही है। यहाँ पर कई विदेशी मंदिर भी है, जहाँ चीन का मंदिर, जापान का मंदिर आदि। नालंदा जिले में जामा मस्जिद भी है, जो कि बिहार शरीफ के पुल पर है। यहाँ पर बहुत ही पुराना और विशाल मस्जिद भी है। अगर आप नालंदा आना चाहते हैं तो सबसे निकटतम हवाई अड्डा आपको पटना में मिलेगा। राजगीर नालंदा का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। हालांकि अभी तक में सबसे सुविधाजनक रेल आपको गया पर मिलेगा। सड़क मार्ग से नालंदा अच्छी सड़क से राजगीर 12 किलोमीटर, बोधगया 110 किलोमीटर, गया 95 किलोमीटर, पटना 90 किलोमीटर, बिहार शरीफ 13 किलोमीटर आदि से जुड़ा हुआ है। स्थानीय परिवहन के लिए नालंदा में कोई खास टैक्सी उपलब्ध नहीं है। साइकिल, रिक्शा और तांगा ही साधन है। अब आइए हम आपको नालंदा का सैर कराते हैं। तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं पांडु पोखर। राजगीर में 22 एकड़ जमीन पांडु पोखर के एक क्षेत्र में फैला हुआ है। महान भारतीय इतिहास का एक अद्भुत और प्राचीन शानदार उदाहरण है। ये कैसे राजा पांडवों के पिता राजगृह पर हमला किया और इसे घोड़े के अस्तबल में परिवर्तित किया। ये कहा जाता है कि जब इस जगह को छोड़ दिया था, एक छोटी घाटी नुमा जैसा बनाया गया था और बाद में बारिश के पानी में जमा होने से ऐतिहासिक पांडु पोखर अस्तित्व में आया। यह एक विरासत है जो प्राकृतिक संपदा के गौरवशाली इतिहास के बारे में बताता है। राजगीर के ऐतिहासिक धरोहर पांडु पोखर का सौंदर्यीकरण ने इसे अंतर्राष्ट्रीय पटल से ला खड़ा कर दिया है। ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए पर्यटन विभाग ने पांडु पोखर का व्यापक सौंदर्यीकरण किया तथा विदेशी पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए पांडु पोखर परिसर को विकसित भी किया। पांडव के पिता महाराज पांडु यहाँ स्नान करने आए थे। इस कारण इस जगह का नामकरण पांडु पोखर रखा गया। सरोवर के मध्य उनकी लगभग 40 फीट ऊंची प्रतिमा को स्थापित की गई है। पांडु पोखर सरोवर में नौकायान का लुत्फ उठाते हुए पर्यटक इनकी प्रतिमा को करीब से अवलोकन कर सकेंगे। जापानी हाउस व तालाब, सतरंगी जल का फव्वारा, पर्यटकों को बैठने के लिए पवेलियन ने पोखर के सौंदर्य में 4 चांद लगा दिया है। वीआईपी सुविधा से लैस कमरे और भूल भुलैया भी इसके आकर्षण का केंद्र होगा। पोखर पार्क में संगमरमर निर्मित बुद्ध की प्रतिमा लगभग 300 केजी की है।
वहीं रोज गार्डन व विभिन्न प्रकार के फूलों से सजी बगीचों में शुद्ध व ताज़ा पर्यावरण का भी पर्यटक आनंद उठा सकते हैं। नालंदा खंडर कंस्ट्रक्शन के तर्ज पर पूरे पांडु पोखर सरोवर के परिसर की दीवारें, प्रवेश द्वार व निकास द्वारा सहित सभी चीजें ओपन ब्रिक्स लुक के साथ एक आर्किटेक्ट का लुक दिया गया है। पांडु पोखर पहुंचने के लिए निकटतम हवाई अड्डा पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में है। पटना अच्छी तरह से कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, रांची, लखनऊ सहित सभी प्रमुख भारतीय शहरों से जुड़ा हुआ है। राजगीर गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, जो कि बैंकॉक, कोलंबो, थिम्पू आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्थलों से भी जुड़ा हुआ है। अगर आप ट्रेन द्वारा आना चाहते हैं तो राजगीर में ही एक रेलवे स्टेशन है जो दैनिक ट्रेनों के माध्यम से पटना, कोलकाता और नई दिल्ली से जुड़ा हुआ है। श्रमजीवी एक्सप्रेस नई दिल्ली को जोड़ता है, जबकि बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस वाराणसी को जोड़ता है। राजगीर एक्सप्रेस दानापुर को जोड़ता है, जबकि राजगीर हावड़ा यात्री ट्रेन कोलकाता को जोड़ता है। अगर आप सड़क के द्वारा आना चाहते हैं तो राजगीर सड़क मार्ग से अच्छी तरह से पटना, नालंदा, गया, पावापुरी, बिहार शरीफ से जुड़ा हुआ है। नियमित बस सेवा इन सभी स्थानों से उपलब्ध है। अब हम पहुंचते हैं पावापुरी जल मंदिर। पावापुरी में स्थित जल मंदिर राजगीर और बोधगया के समीप है। पावापुरी भारत के बिहार प्रांत के नालंदा जिले में स्थित एक शहर है। यह जैन धर्म के लोगों के लिए एक अत्यंत पवित्र शहर है, क्योंकि माना जाता है कि भगवान महावीर को यहीं पे मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। यहाँ के जल मंदिर की शोभा देखते ही बनती है। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप वायुयान से पटना के हवाई अड्डे से आ सकते हैं, और ट्रेन द्वारा अगर आना चाहते हैं तो सबसे करीबी रेलवे स्टेशन आपको राजगीर में मिलेगा। नालंदा की सबसे प्रसिद्ध जगह है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का खंडर। ये प्राचीन दरबे में उच्च शिक्षा के सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। महायान बौद्ध धर्म के इस शिक्षा केंद्र में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य धर्मों के तथा अनेक देशों के छात्र पढ़ते थे। वर्तमान बिहार राज्य में पटना से दक्षिण पूर्व और राजगीर से अब हम नालंदा के सबसे प्रसिद्ध जगह प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडर के बारे में बात करेंगे। यह प्राचीन दरबे में उच्च शिक्षा का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। महायान बौद्ध धर्म के इस शिक्षा केंद्र में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य धर्मों के तथा अनेक देशों के छात्र यहाँ पे पढ़ते थे। वर्तमान में बिहार राज्य में पटना से कुछ किलोमीटर दक्षिण पूर्व और राजगीर से कुछ किलोमीटर उत्तर में एक गांव के पास राहुल द्वारा खोजे गए इस महान बौद्ध विश्वविद्यालय के इसके प्राचीन वैभव में बहुत कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। अनेक पुराभिलेखों और 7वीं शताब्दी में दरबे के इतिहास को पढ़ने आया था। अब हम आते हैं प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने की थी। स्थापना के बाद इसके सभी शासक वंशों का समर्थन भी मिलता गया। महान शासक हर्षवर्धन ने भी इस विश्वविद्यालय के लिए दान दिया। इस विश्वविद्यालय को विदेशी शासकों की भी सहायता मिली। नालंदा विश्वविद्यालयों के मठों का निर्माण प्राचीन कुषाण वास्तुशैली से हुआ था। ये किसी आंगन के चारों ओर लगे कक्षों की पंक्ति में के समान दिखाई देते हैं। सम्राट अशोक तथा हर्षवर्धन ने यहाँ सबसे ज़्यादा मठों, विहार और मंदिरों का निर्माण करवाया। इस प्रकार यह 12वीं शताब्दी तक सफलतापूर्वक संचालित होता रहा, परंतु तुर्क आक्रमण में तबाह होने के बाद यह दोबारा स्थापित नहीं हो पाया। इस स्थान पर हुई खुदाई के बाद इसकी संरचनाओं का पता लगा। 14 हेक्टेयर क्षेत्र में इस विश्वविद्यालय के अवशेष मिले हैं। यहाँ की सभी इमारतों का निर्माण लाल पत्थर से किया गया है।
आज भी हम इस विश्वविद्यालय की मुख्य 2 मंजिला इमारत देख सकते हैं। माना जाता है कि शायद यहीं शिक्षक अपने छात्रों को संबोधित किया करते थे। यहाँ पर प्रार्थना गृह आज भी सुरक्षित अवस्था में है। इसमें भगवान बुद्ध की प्रतिमा रखी हुई है, परंतु ये थोड़ी खंडित हो गई है। इसके अलावा भी यहाँ बहुत से मंदिर हैं। मंदिर नंबर 3 से इस पूरे क्षेत्र का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। ये बुद्ध का मंदिर है जिसमें छोटे बड़े स्तूप हैं तथा प्रत्येक में भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापित है। ऐसा माना जाता है कि भगवान महात्मा बुद्ध यहाँ पर कई बार आए थे। इसी वजह से 5वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक इससे बौद्ध शिक्षा का केंद्र के रूप में माना जाता है। 7वीं शताब्दी में ह्योनसांग भी यहाँ अध्ययन करने आए थे। उसके लिखे कई लेखों में यहाँ की अध्ययन प्रणाली, अभ्यास और मठवासी जीवन की पवित्रता का उत्कर्ष वर्णन मिलता है। विश्वविद्यालय परिसर की विपरीत दिशा में एक छोटा सा पुरातत्व संग्रहालय बना हुआ है। यहाँ खुदाई से प्राप्त अवशेषों को रखा गया है। इसमें भगवान बुद्ध की विभिन्न प्रकार की मूर्तियों का अच्छा संग्रह है। साथ ही बुद्ध की टेराकोटा मूर्तियाँ और प्रथम शताब्दी में 2 जार भी इस संग्रहालय में रखा हुआ है। इसके अलावा तांबे की प्लेट, पत्थर पर खुदा अभिलेख, सिक्के, बर्तन तथा 12वीं सदी के चावल के जले हुए दाने भी रखे हुए हैं। नव नालंदा महाविहार एक शिक्षण संस्थान है। इसमें पाली साहित्य तथा बौद्ध धर्म की पढ़ाई एवं अनुसंधान होता है। यह एक नया संस्थान है। इसमें दूसरे देश के छात्र भी अध्ययन करने आते हैं। ह्योनसांग मेमोरियल हॉल के बारे में बात करते हैं। यह एक नवनिर्मित भवन है। यह भवन चीन के महान तीर्थयात्री ह्योनसांग की याद में बनाया गया था। इसमें उनसे संबंधित चीज़ें तथा उनकी मूर्ति देखी जा सकती है। नालंदा विश्वविद्यालय के जलने के बाद उससे जुड़े अधिकांश दस्तावेज समाप्त हो गए थे। ह्योनसांग ने यहाँ से पढ़ाई करते हुए तथा उसके बाद इसके बारे में जो कुछ लिखा, उससे हमें ये महान स्थान के बारे में काफ़ी जानकारी मिल जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दुनिया का पहला आवासीय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था, जहां दुनिया भर से आकर 10,000 छात्र अध्ययन के लिए आया करते थे और ये सब इसी विश्वविद्यालय में रहते भी थे। सोचिए, अगर इतने सारे विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए यहाँ कितने शिक्षक होंगे उस वक्त। यहाँ 2000 शिक्षक पढ़ाते थे। यहाँ आने वाले विद्यार्थियों में बौद्ध युवतियों की संख्या ज़्यादा थी।
साथ आपने नालंदा का भ्रमण तो कर लिया, अब कोशिश ये करिए कि अगली बार नालंदा ज़रूर आएं और यहाँ के अलग अलग पर्यटक स्थलों का आनंद उठाएं।